वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र सरकार ने पास करा लिया है, लेकिन पूरे देश में जगह जगह इसका विरोध हो रहा है और इसके खिलाफ कई लोग जो है, कई पार्टियों से जुड़े नेता वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं और इसे चुनौती दी गई है। लेकिन इसके क्या कानूनी मायने हैं, किस तरह से ये जो बिल है दोनों सदनों में पास होने के बाद क्या वो कानूनी रूप से एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम विषयों पर बातचीत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। ये विद्वान अधिवक्ता है जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से दोनों सदनों में ये बिल पास करा लिया है सरकार ने, उसके बाद अगर उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है तो उसकी कितनी वैधानिकता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कार्रवाई कर सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से ये तमाम जो अर्जियां हैं वो खारिज होती हैं उसके बाद किस तरह से ये कानून बन जाएगा और सबके लिए इसे मानना बाध्यकारी होगा। सबसे पहले बीसी श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। सर, आप कानून के जानकार हैं, जिस तरह से ये सरकार ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में इसे पास करा लिया है, इसको सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोगों ने अलग अलग याचिकाओं में चुनौती दी है, क्या मानते हैं इसे और क्या इसकी कानूनी वैधता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम ही है। अगर किसी ने वायरस चैलेंज किया तमाम सारे लोगों ने, मैं तो समझता सारी पिटीशन कल हो जाएगी, मेरे ज्वाइंट हो जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगी जो आपने बिल पास किया है उसकी वैधानिकता क्या है, कहीं कानूनी अड़चन में जो इरेगुलरिटी तो नहीं है। अगर इरेगुलरिटी है तो कोर्ट कह सकते हैं कि ठीक है, इस पैराग्राफ को, इस प्रावधान को हटा दीजिए या इसको ऐसे जोड़ दीजिए, मॉडिफाइड कर दीजिए, या पूरी तौर से रद्द कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को पूरी तौर से रद्द कर दिया तो जहां का मामला तो वही रह जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनको वायरस से चैलेंज किया, रद्द कर देगी तो जो देश का कानून बन गया, अध्यादेश लागू बना, वो मानना होगा, सबको मानना होगा और उसका पालन करना होगा सारे लोगों को। सर, आपको क्या लगता है, आप लोग जानकार हैं, जिस तरह से दोनों सदनों में अब ये बिल पास हो चुका है, अब आगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, वहां पर क्या कुछ हो सकता है इस मामले में? देखिए, जब जहाँ कोई नया कानून आता है तो जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के या किसी जाति के या किसी धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो रहा हो। सुप्रीम कोर्ट उतने ही तक जाता है कि किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स या किसी भी रिलीजन के कोई भी जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में, वो इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, वो कानून किसी संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना ही देखा जाता है उसमें। और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर देता है तो कानून पुनः समाप्त हो जाएगा। अगर वैध घोषित कर देता है कानून को तो कानून अपने तरीके से लागू होगा। जैसे अगर ये कानून लागू हो जाता है तो ये किस तरह से पूरे देश के हर नागरिक को ये मानना जो है बाध्यकारी हो जाता है? देखिए, इस देश में संविधान और संसद से ऊंचा कोई नहीं है। संसद द्वारा पारित कोई भी कानून होगा, राष्ट्रपति यदि उस पर साइन कर देते हैं, पूरे देश पे उसी समय से लागू हो जाता है। रही बात सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट इन्होंने चैलेंज किया, अगर उनको कुछ असंवैधानिक लगेगा तो जुडिशियल रिव्यू में उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर असंवैधानिक नहीं लगेगा तो इनकी पिटीशन खारिज हो जाएगी। ये भारत के प्रत्येक नागरिक को मानना पड़ेगा, तब कानून बन जाएगा। कानून बन जाएगा निश्चित तौर पर। महिला वकील हैं यहाँ पर सुनीता शर्मा जी, ये बताइए कि किस तरह से आप इसे देखती हैं, इस पूरे सिनेरियो को, जिस तरह से सदन में, दोनों सदनों में पास होने के बाद इसे चैलेंज किया है कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, इसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स अगर कर रहा होगा, अगर वो कहीं आड़े आ रहा होगा तब तो कोर्ट इंटरफेयर करेगी, वरना अगर नहीं करेगी तो फिर ये कानून बन जाएगा और पालन करना पड़ेगा। मतलब याचिकाएं खारिज भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? हाँ, खारिज भी कर सकता है और अलाउ भी कर सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन नहीं होगा। अगर वायलेशन होगा तब तो। सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, यही हमारा कहना था कि अगर भारतीय संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर जो सर अभी भैया ने बताया कि अगर उसका कहीं से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तभी इस पर सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी अपेक्स कोर्ट इंटरफेयर करेगी, अदरवाइज ये पिटीशन सारी की सारी जो है खारिज हो जाएगी। सर, आपके पास आऊंगा, आप बताइए कुछ कहना चाहते हैं, युवा अधिवक्ता हैं, इस कानून को लेकर जो आपका कानून बनने जा रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में से चुनौती दी गई है? हम लोग इसके बारे में तो नहीं कहेंगे क्योंकि किसी जाति विशेष से हमारा कोई मतलब तो है नहीं, और हम लोग अधिवक्ता समाज है तो हम लोग के लिए कोई, सब लोग एक समान है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट में अगर पिटीशन फाइल की गई तो उनका फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसको फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? अगर सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करती है तो हम सभी लोग को मान करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी सुपीरियर कोर्ट है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट, सर आप क्या कहना चाह रहे थे? भाई, ये कह रहा है कि सन 13 में वक्फ बोर्ड बनाया गया और वक्फ एक्ट बनाया गया सन 23 में। सवाल ये कि एक आर्टिकल है 21
इसमें कि आप किसी को भी जो है किसी प्रॉपर्टी या लाइफ से डिप्राइव नहीं कर सकते। अगर ये चल अचल संपत्ति मुस्लिमों की है, ये दान दी गई प्रॉपर्टी है, जो जनहित के लिए मुस्लिम भाई जो दान करते हैं वह प्रॉपर्टी वो मानी जाती है। वह प्रॉपर्टी को न तो बेची जा सकती है और न ही उसको हस्तांतरित की जा सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर मुस्लिम परिवार के लोगों ने किसी जमीन को डोनेट किया जनहित के लिए, तो अगर वह प्रॉपर्टी के रूप में वो दर्ज है राजस्व अभिलेखों में, वो तो बाद में माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा यदि कोई जमीन राजस्व अभिलेखों में प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज नहीं है तो निश्चित ही अवैध है। और अवैध संपत्ति को किस तरीके से बिल में ला करके ये रेगुलेट कर रही है संसद या सरकार, ये तो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी तभी तो पता चलेगा। सर क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट क्या है आपका इस मामले में? फाइनल कमेंट हमारा है कि देखिए जैसे जैसे देश जब आजाद हुआ उसके बाद से काफी परिस्थितियां चेंज हुई और नियमता संविधान भी जब बना तो पूर्णतः उसमें कई जब जहां पाया गया तो संशोधन किया गया। ऐसे ही बीच बीच में नए नए नियम और कानून लाए जाते हैं, जो बदलाव जो आता है। जैसे अब इधर काफी शिकायतें आई कि इन्होंने ये कब्जा कर रखा है, उन्होंने वो कब्जा कर रखा है, उसमें बताया कि ये उनकी थी, ये 20 साल से रह रहे थे, ये हमारी हो गई। उन चीजों को क्लियर करने के लिए सरकार ने एक प्रॉपर ढांचा तैयार किया कि किस तरीके से नए तरीके से इन प्रॉपर्टियों को संचालित किया जाए, उसका किसी एक वर्ग को न बेनिफिट मिले, उस वर्ग के सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिले। जैसे होता क्या है कि जैसे हम रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन में जैसे एक किसी वर्ग को मिलता है तो बीच में डिस्कशन आया क्रीमी लेयर का कि उनको मिलता है, तो वैसे ही इस वर्ग में भी है कि कुछ ही लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो सभी को मिले इसलिए कानून लाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इसके पहले भी संशोधन हुए हैं, लेकिन इस बार इतना विरोध क्यों हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन का प्राविधान है और संसद को पूरा अधिकार है किसी भी कोई भी अनुच्छेद में वो संशोधन कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ये टच नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू कहता है कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून की वैधानिकता को जांचेगा। अगर वो संविधान के किसी भी नियम, कानून या बेसिक स्ट्रक्चर को क्षतिग्रस्त करता है तो उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर वो ऐसा कुछ नहीं करता है तो सरकार के पक्ष में फैसला आएगा, कानून लागू हो जाएगा, सबको मानना पड़ेगा। तो बहरहाल यहाँ पर और भी है जी, बताएं। केवल मुस्लिम प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी अवैध नहीं है, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी में नाम आपके चैनल पर वहाँ पर भी अवैध संपत्तियां हैं, उसको भी रेगुलेट करिए ना। ईसाई समाज में, हिंदू समाज में, जैन समाज में है, बौद्ध समाज में, तमाम में वहाँ पर भी जो देखिए जो अवैध संपत्ति है उसको भी रेगुलेट करिए। केवल एक मुस्लिम परिवार के या मुस्लिम वर्ग के ही संपत्ति को आप रेगुलेट करना, मैं तो समझता हूँ राजनीति से ये पोषक है, राजनीति में नहीं होनी चाहिए। अगर आप रेगुलेट करें, सब वर्ग को रेगुलेट करिए और रेगुलेट करने के बाद क्योंकि जनहित से जमीन जुड़ा हुआ है, ये मुस्लिम परिवार को जो जमीन निकलेगी मुस्लिम परिवार के बच्चों को रहने के, उनके व्यापार के दे दीजिए। हिंदू निकले, इसी को रोकने के लिए, इसी गलत उसका उपयोग जो है उसी को रोकने के लिए इसको लाया जा रहा है, ये कानून में अमेंडमेंट किया जा रहा है। जी, पहले जो वक्फ अधिनियम बना हुआ था उसमें जो कमियां थी उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए ही ये संशोधन आया है। इसको गलत दिशा में राजनीति के द्वारा ये बताया जा रहा है। वैसे तो देखा जाए इसमें जो भी वैसे समय समय पर देखा जाए तमाम तरह के कानून आए, लेकिन समय पर जब उनकी मांग बढ़ी या परिवर्तन करने की आवश्यकता समझी गई तो उनमें तमाम संशोधन किए गए। इस संविधान इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी यही है, समय के अनुसार इसमें संशोधन किया जाना अत्यंत आवश्यकता थी। और जो इनमें कमियां थी, जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, नोटिस दिया नहीं गया, कोई चैलेंज लीगलिटी थी नहीं, उन चीजों को दूर किया जाना बहुत ही आवश्यक था। हमारे हिसाब से तो ये वक्फ संशोधन विधेयक बहुत ही अच्छा साबित होगा आगे आने वाले समय में। सुप्रीम कोर्ट इसमें जो डिसीजन देगा वो बिल्कुल सबको मान्य होगा, मानती है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो भी तय करेगी उसको मानना पड़ेगा पूरे देशवासी को, और यहाँ तक कि सांसद को भी मानना पड़ेगा जो बिल लाए हैं। अगर उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कहीं भी एक भी आर्टिकल अगर हिट करता है कि अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स है या अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तब सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगी। अगर ठीक से कानून बना होगा, संशोधन सही होगा तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, उसको पालन करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि अधिवक्तागण बता रहे हैं कि संविधान इस बात की इजाजत देता है कि जो एक्ट बने हैं उसमें संशोधन किया जाए, और इस मामले में भी अब कोर्ट जो निर्णय लेगी तो उस हिसाब से जो है ये कानून बन जाएगा तो सभी के लिए बाध्यकारी होगा। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।